चलो हम लोग आज अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, इंडियन नेशनल मूवमेंट का गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, उसी बीच में गांधी और इरविन के बीच समझौता भी हुआ। ठीक है, इन चीजों को आज हम लोग को देखना है, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे आज इसको हम लोग। गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। ठीक है, भारतीयों को पहली बार इस समय क्या हुआ, बराबरी का दर्जा मिला। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। कारण क्या था? सन 1927 का साइमन कमीशन का रिपोर्ट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया कि भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में तत्काल कोई व्यवस्था करनी है और उसके लिए जरूरी यह है कि एक गोलमेज सम्मेलन हो। लेकिन गोलमेज सम्मेलन जो है वो 3 बार हुआ, क्योंकि एक बार में तो सफलता प्राप्त नहीं हुई, दूसरी बार में सफलता प्राप्त नहीं हुई और तीसरी बार में भी आंशिक रूप से सिर्फ सम्मेलन आयोजन हुआ, लेकिन मूल रूप से जो व्यवस्था बननी थी वह व्यवस्था बन नहीं पाई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था कि 1919 में के सुधार अधिनियम में या मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में दिए गए प्रांतीय द्वैध शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए और केंद्र में आप जो शक्तियां रखना चाहते हैं वो शक्तियां रखें। दूसरा कि दोबारा समीक्षा करने के लिए किसी रॉयल कमीशन का प्रावधान ना रखें। और लेकिन अगर संवैधानिक रूप से भारत के विकास पर अगर चर्चा करनी है तो उसके लिए सभी राजनीतिक दलों को बैठाकर चर्चा करना क्या है, आवश्यक है, और महत्वपूर्ण रूप से उस चर्चा में कांग्रेस हो, क्योंकि बिना कांग्रेस के किसी भी प्रकार से उसकी चर्चा सार्थक नहीं होगी, क्योंकि भारत के निर्णयों में या भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, ये इस समय का स्टेटमेंट था साइमन कमीशन की ओर से। तो गोलमेज सम्मेलन जब आयोजित हुआ तो उसमें भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा था। सेंट पॉल पैलेस में पूरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, ब्रिटेन के सेंट पॉल पैलेस में ये पूरा आयोजन तय हुआ। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है यही भारत शासन अधिनियम सन 1935 का क्या बनेगा, बेस बनेगा। जो भी चर्चाएं होंगी वो किस में डाली जाएंगी, सन 1935 के भारत शासन अधिनियम में डाली जाएंगी, क्योंकि इसी के आधार पर गोलमेज सम्मेलन में जो बातें तय हुई, जो निर्णय हुआ, वो इस एक्ट में आया। कुछ कुछ बातें और जो गोल में चर्चा हुई है ना, उसका मैंने बेस बता दिया कि मई 1930 में जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो उसमें चर्चा हेतु एक गोल में सम्मेलन आयोजन करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो लंदन में 3 गोल में सम्मेलन हुए। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ। ठीक है, पहले का जो त्याग है हम लोग देखते हैं कौन कौन से राजनीतिक दलों ने या कौन कौन सी संस्थाओं ने किस किस गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया और किस में नहीं लिया, क्या क्या चर्चाएं हुई। लेकिन गोलमेज सम्मेलन भारत में एक नए विकास के चरण को लिखने के लिए या एक नए संवैधानिक पृष्ठभूमि को रखने के लिए क्या हो रहा था, तैयार हो रहा था। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ सन 1930 में, इसके बाद 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में क्या आया, सांप्रदायिक पंचायत आया। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, और समझौता किस लिए हुआ, ताकि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जा सके, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर चल रहा है। कल हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को की समाप्ति और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में या कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए मनाने हेतु यह समझौता किया गया। ठीक है, कुछ बातों को माना गया। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब समाप्त हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद जब गांधी और अंबेडकर के बीच में सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर जो बहस छिड़ी, और उस बहस के बाद जब गांधी जी वापस आए, क्योंकि वो सम्मेलन भी क्या हुआ, विफल हो गया। अब यहाँ पर इरविन को वापस बुला के उसकी जगह पर यहाँ पे नया वायसराय नियुक्त किया गया। इसका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। क्या नाम था?
लॉर्ड विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन जब यहाँ पर आया तो उसने गांधी इरविन समझौते को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, मतलब उसने अस्वीकार कर दिया, मैं इसे मानूंगा नहीं ऐसा करके। ठीक, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ना, उसमें अंतिम में जो हम ये देखते हैं कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले क्या तय हो गया था, 1932 में सांप्रदायिक पंचाट आ गया था। तो सांप्रदायिक पंचाट जब आया तो इस सांप्रदायिक पंचाट में दलितों को भी पृथक रूप से क्या मिल गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार मिल गया, जिसके खिलाफ गांधी जी किस पे बैठ गए, आमरण अनशन में बैठ गए, जो इस समय पूना की यरवड़ा जेल में थे। कहाँ थे, पूना की यरवड़ा जेल में थे। और इसी समय फिर गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, और उसके बाद ये तय किया गया कि दलितों को सामान्य निर्वाचन के अधीन उनके लिए सीट आरक्षित की जाएगी, है ना। गांधी जी का ये मानना था कि हम समाज को और वर्गों में क्या नहीं करेंगे, विभाजित नहीं करेंगे। और अंबेडकर ने भी उस बात को समझदारी दिखाते हुए गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। ठीक है, और इसको समझौता कराने वाले जो लोग थे वो प्रखर गांधीवादी नेता थे। उन लोगों के माध्यम से ये क्या हुआ, गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो पाया। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब कहाँ हुआ, स्थान और समय क्या था, सेंट जेम्स पैलेस, है ना, या सेंट पॉल पैलेस भी इसको हम लोग बोलते हैं। सेंट जेम्स पैलेस में क्या, लंदन में यह पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। कब से कब तक थी इसकी तिथि, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। कब से कब तक, 12 नवंबर सन 1930 से 19 जनवरी सन 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या था कि साइमन कमीशन की सिफारिश पर साइमन कमीशन की सिफारिश की स्वीकृति के लिए, या जो उसने कहा था कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए और चर्चा की जाए, तो उसकी चर्चा हेतु ही क्या किया गया था, गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, ताकि हम संवैधानिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक, अब यहाँ पर इसका उद्घाटन किसने किया, तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने। और इस समय की अध्यक्षता की इस सम्मेलन की या सभापतित्व या चेयरपर्सन थे, उनका नाम था क्या, तत्कालीन प्रधानमंत्री रमजे मैकडॉनल्ड। क्या नाम था उनका, रमजे मैकडॉनल्ड। इस समय भारतीयों को अंग्रेजों के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसा कहकर सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति थे विंस्टन चर्चिल, है ना। कौन थे, विंस्टन चर्चिल, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। किस पार्टी के थे, कंजर्वेटिव पार्टी के थे, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, और उसी ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। क्या कहा है, अर्धनग्न फकीर। ठीक, तो यहाँ ध्यान रहेगा कि उद्घाटन में कौन कौन थे, जॉर्ज पंचम जो इस समय ब्रिटिश सम्राट है, और इस समय का प्रधानमंत्री कौन है, रमजे मैकडॉनल्ड। कौन था प्रधानमंत्री, रमजे मैकडॉनल्ड। एक प्रश्न और पूछता है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो आंसर क्या है, रमजे मैकडॉनल्ड। चलो, इस पहले अधिवेशन में कुल 89 पार्टिसिपेंट थे, लगभग 89 लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें 57 जो थे ब्रिटिश भारत से थे, है ना। भारत में ब्रिटिश भारत से कितने लोग थे, 57 लोग थे। 16 लोग रियासतों से थे, राज्य रजवाड़ों से थे, और 16 लोग अन्य जो थे वो कहां से थे, ब्रिटेन से थे। इतने लोगों ने क्या लिया, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। और कौन कौन थे, कांग्रेस ने बहिष्कार किया और कोई भी प्रतिनिधि अपना वहां नहीं भेजा। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से कोई भी, कांग्रेस ने पूर्णतः गोलमेज सम्मेलन का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, और उनका कोई भी प्रतिनिधि इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए नहीं गया, क्योंकि असविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ था, और असविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा गया था कि हम इसका क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ठीक, हिंदू सभा से कौन गए, डॉक्टर मुंजे और जयकर। कौन कौन गया, मुंजे और जयकर। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां गए। कौन कौन गया, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां। उदारवादी दल से कौन गया था, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, उदारवादी दल से कौन गया, तेज बहादुर सप्रू। दलितों की तरफ से कौन गया, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और एंग्लो इंडियन की तरफ से कौन गया था, केटी पाल। कौन गया था, केटी पाल। ठीक है, तो
भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या हुए, वो शामिल हुए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस पहले में नहीं गई, तीसरे में नहीं गई, दूसरे में गई थी। ठीक है, तो दूसरे में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ध्यान में रखना। ठीक, प्रमुख मांगे क्या थी? इस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि दलितों हेतु एक पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ये इनकी प्रमुख मांग थी। उनको क्या मिलना चाहिए? पूर्णता का अधिकार मिलना चाहिए। दलितों को अलग से सामान्यों के साथ में सीटें उनकी आरक्षित ना हो, वो क्या चाहते थे? उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे। ठीक, इस समय मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान दोनों भी यहाँ पर क्या है, मुस्लिम लीग की तरफ से उपस्थित है और उनकी मांग यह थी कि पृथक निर्वाचन मंडल का क्या हो, विस्तार हो। ठीक है, और उसमें तो सिख भी आ गए, मुस्लिम भी आ गए, क्रिश्चियंस आ गए थे, एंग्लो इंडियन आ गए थे, अब दलितों को भी जोड़ा जा रहा था और इसको विस्तार करने की मांग कौन कर रहा है? मुस्लिम लीग कर रहा है। ठीक है, और यही बेस बनता किसका? आने वाले नए अधिनियम का, क्योंकि यहाँ पे जो चर्चाएं होंगी वो एक नए संवैधानिक पृष्ठभूमि को क्या करेगी? तय करेगी। तो 1935 का जो अधिनियम है वो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या होता है? पूरा आधारित होता है, यहाँ से बेस्ड था वो। देशी रियासतें यह कहती है कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत भारतीय संघ की स्थापना की जाए। क्या चाह रहे देशी रियासतें? कि एक यूनियन फॉर्म हो। ठीक है, भारतीय संघ की स्थापना की बात कौन कर रहे थे? देशी रियासत के लोग कर रहे थे। लेकिन जितनी भी चर्चा यहां पर हो रही थी, इन चर्चाओं में सबसे बड़ी सहमति किसकी आवश्यकता थी? कांग्रेस की आवश्यकता थी। किसकी? कांग्रेस। अगर इन सारी चीजों पे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी या कांग्रेस यहां पर शामिल नहीं होगी तो किसी भी प्रकार से चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, वो बोलते हैं ना, जब तक बाप फैसला नहीं लेगा तब तक आगे के परिवार में वो निर्णय है ना, मान के चलो कि वो तय नहीं हुआ है। ठीक है, निर्णय लेने वाला कौन होता है? या जो मुख्य बात रखने वाला कौन होता है? बाप होता है। तो इस समय बाप का रोल अदा कौन कर रहा था? कांग्रेस। ठीक है, इसीलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी क्या थी या बहुत बड़ा मामला था ये, इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत कहना चाहिए कि संतुलन से काम लेने का प्रयास किया गोलमेज सम्मेलन में, ताकि किसी प्रकार की वैश्विक स्तर पर इसकी क्या ना हो, फजीहत ना हो। क्योंकि इतना बड़ा गोलमेज सम्मेलन हो, गोलमेज सम्मेलन में पूरी तरीके से राजशाही अंदाज में क्या किया गया था? स्वागत और सम्मेलन किया गया था। सबके लिए उस तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी, है ना। ढाका में बने जो कारपेट, मखमल जो रेशम के जो कारपेट थे, वो कारपेट बिछाए गए थे इनके लिए, है ना। कहते हैं कि बहुत आवभगत और स्वागत की तो बेशुमार तैयारियां थी गोलमेज सम्मेलनों में भारतीयों के लिए, ऐसा कहते हैं। ये बहुत, और सब पैसा कहाँ से आया था? भारत से गया था, सीधी बात। ठीक, इस समय क्या निष्कर्ष निकला कि एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा। ठीक है, जो आज देखते हैं हम लोग 1947 के एक्ट में भी था और 1935 के एक्ट में भी था और 1947 में भी उसको क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक, कि एक अखिल भारतीय संघ की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। जो हम आज देखते हैं ना कि भारत राज्यों का संघ है, तो उसका फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हुआ। एक अखिल भारतीय संघ, एक भारतीय संघ की स्थापना होगी। ठीक, दूसरा क्या कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन, ना तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन, लेकिन कैसा होगा? वो द्वैध शासन पर आधारित नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? द्वैध शासन पर आधारित नहीं होगा। वो भारतीयों द्वारा निर्वाचित क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा। भारतीयों द्वारा निर्वाचित क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, उत्तरदायी शासन होगा। यह तय किया गया। एक निष्कर्ष निकला, केंद्र में द्वैध शासन पर ब्रिटिश सरकार की सहमति बन गई। जो पहले ही किसमें बोला गया था? साइमन कमीशन में बोला गया था कि आपको केंद्र में द्वैध शासन आप वहां पे रखिए। वहां पे कैसा होगा? वहां पे भारतीय और ब्रिटिश दोनों वहां पर क्या होंगे? द्विसदनात्मक तौर पर वहां पर काम करेंगे और यहाँ प्रांतों में टोटल रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगी? भारत की गवर्नमेंट रहेगी। मतलब यहाँ पे स्वशासन दिया जाएगा। तो उसके बाद जब चुनाव होता है 1937 का आम चुनाव, तो उस 1937 के आम चुनाव में भारतीय पूरे शामिल हुए। कौन शामिल हुए? भारतीय शामिल हुए। तो प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के दिशा में हम यहाँ पर आगे बढ़ चुके थे, परंतु यहाँ अभी कांग्रेस नहीं है, इसलिए बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, है ना। ये तो तीन चीजें तय हो गई यहाँ पे। अगला आता है, अब चूंकि पहला गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण क्या हो गया? असफल हो गया। कुछ ही मांगों पर हम क्या हो पाए? सहमत हो पाए। ठीक है, जैसे प्रांतों में उत्तरदायी शासन,
है ना, दूसरा केंद्रीय स्तर पर या केंद्र में द्वैध शासन, ठीक, और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ऐसे 3 चीजों पे हम सहमति जता पाए। अब गांधी जी और जो कहना चाहिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूरे भारत भर में चल रहा है, उस पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को सबसे पहले तो समाप्त करना है ना, उसको रुकवाना उस आंदोलन को, और कांग्रेस को मनाकर या गांधी जी को मनाकर गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए क्या करना, आग्रह करना। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी के लिए किस पर दबाव डाला गया, इरविन पर, है ना। और इरविन और गांधी के बीच में इसी के कारण क्या हुआ, समझौता हुआ। नहीं तो इरविन तो बिल्कुल भी गांधी जी को पसंद नहीं करता था। विलिंगटन, इरविन, गांधी जी के लिए ना एक ऐसा खत लिखा गया है, इरविन या विलिंगटन की तरफ से लिखा गया था, तो उन्होंने अपनी बहन को लिखा था पत्र, है ना। मैं बाद में देख के बता दूंगा कि दोनों में किसने लिखा था। उसमें यह लिखा हुआ है कि गांधी के विषय में उसने लिखा कि अगर धरती पर प्रकृति का सबसे अगर कोई खराब स्वरूप है ना, तो वो महात्मा गांधी है, ऐसा बोला था इन्होंने, ठीक है, एकदम, है ना, कि उसको देखने के बाद ना, मतलब सारी जो खराब चीजें जो होंगी ना, उन खराब चीजों में सबसे खराब अगर कोई है तो वो महात्मा गांधी है। उसके लिए इस तरीके का स्टेटमेंट यूज किया है इन्होंने, है ना, इतना खराब नेचर, ठीक। अब ये तो है थे ही वैसे। अब गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो गांधी जी की ना सबसे पहले क्या, एक तो गिरफ्तार कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जब हम बंबई के धरसड़ा में नमक मिल पर क्या कर रहे हैं, वहां पर नमक बनाने के लिए, कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उस दौरान आप लोग को याद होगा, मैंने कल बताया होगा कल क्लास में, कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर वहां का नेतृत्व जो है इमाम साहिब, सरोजनी नायडू, ऐसे लोगों ने नेतृत्व किया, मणिलाल गांधी ने नेतृत्व किया, और उन पर लाठीचार्ज हुआ, जिसपे वेब मिलर ने स्टेटमेंट दिया है कि यह आज तक की सबसे, या मेरे देखी हुई आज तक की सबसे क्या है, निर्मम लाठीचार्ज है। स्टेटमेंट दिया उसने, न्यू फ्री मैन उसकी पत्रिका में उसने लिखा है इस बात को। तो गांधी जी की गिरफ्तारी हो चुकी थी इस समय, तो तत्काल प्रभाव से जनवरी 1931 में गांधी जी को क्या किया गया, रिहा किया गया, है ना। इरविन ने आदेश दिया कि गांधी को क्या किया जाए, रिहा किया जाए, ठीक है। तुरंत गांधी को रिहा किया गया। आदेश कहां से आया, ब्रिटिश सरकार से आया, ठीक है, कि गांधी को रिहा करो, समझौता करो, आंदोलन स्थगित करो, और उसके बाद गांधी जी को कहां भेजो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भेजो, ठीक है। तय हो गया ऐसा। तो गांधी जी की रिहाई हुई। फरवरी 1931 में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, जो हिंदू महासभा से थे और ये उदारवादी, इन दोनों के प्रयासों से गांधी जी ने दिल्ली में अरविंद से मुलाकात की। अरविंद कह रहा हूं यार, हाँ ठीक है, अरविंद से मुलाकात की, है ना। और उसके बाद जो है, अरविंद नहीं यार, इरविन है, कहां से आ गया ये, ठीक है, टाइप उल्टा उल्टा हो गया है, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी ने किससे मुलाकात की, इरविन से मुलाकात की, और दोनों के प्रयासों से 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। किस समझौते के नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौते। ये एक्चुअल में ना, ये टाइपिंग मिस्टेक क्यों होता है मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। इसका ट्रांसलेशन निकालने के दौरान जो है ना टाइप होता है, तो वो इरविन को ना अरविंद समझ लिया होगा, और ये यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है, वो गलत, उसको चेंज करना आप लोग, ठीक है, सॉरी है उसके लिए, है ना। तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी जी को दिल्ली में क्या हुआ, इरविन से उसकी मुलाकात हुई, और इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ जिन मांगों पर, वो है ना, उस पे या उस समझौते को हम गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, ठीक। अब समझौते के बिंदु क्या क्या थे, ध्यान देना, कौन कौन से बिंदुओं पर दोनों के बीच में समझौता हुआ। सबसे पहले कि समुद्र तट के निकट रहने वाले लोगों को एक निश्चित सीमा के भीतर निःशुल्क समुद्री नमक बनाने की क्या दे दी गई, आज्ञा दे दी गई, है ना। अब वो क्या कर सकते हैं, जो जितने भी कोस्टल एरिया के लोग हैं, वो लोग क्या बना सकते हैं, नमक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, नमक बना सकते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा क्या, सरकार द्वारा विदेशी वस्तुओं, अफीम और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई, ठीक है, कि यहाँ पे जो विदेशी वस्तुओं की दुकानों पे जो धरना दिया जा रहा था, अफीम की दुकानों पे धरना दिया जा रहा था, शराब की दुकानों पे धरना दिया जा रहा था, उसको शांतिपूर्ण तरीके से अब धरना भारतीय दे सकेंगे या आंदोलनकारी दे सकेंगे, ये अनुमति मिल गई।
बनाने की अनुमति मिल गई, 2 चीजें पूरा हो गया था इनका। राजनीतिक बंदी है कई, अभी कई लोगों को कैद किया गया है ना, वो भी है। सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे चुके भारतीयों के विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, कई लोग त्याग पत्र दे दिए सीधा, है ना, अब उनको या तो वापस लिया जा सकता है या तो उनके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है, तो उन पर विचार करेंगे। तीसरा पॉइंट। चौथा क्या कि सविनय अवज्ञा के संबंध में सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों को, जितने भी उन्होंने अध्यादेश लिए, जितने भी ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किए, ताकि वो कांग्रेस, जैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वह गैर कानूनी संस्था है, या कांग्रेस का ये आंदोलन क्या है, गैर कानूनी है ना, इस तरीके के जितने भी क्या किए गए, निर्देश जारी किए, ऑर्डिनेंस जारी किए, उस सबको क्या लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा। यहाँ पर सरकार द्वारा सविनय अवज्ञा के दौरान जब्त की गई संपत्तियों को वापस लौटाया जाएगा और हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक आंदोलनकारियों को रिहा किया जाएगा। यहीं पे बात फंसी, यहीं पे पेच फंसता है, और इसी के कारण जो है ना भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव की फांसी नहीं रुकती है। ठीक है, और यही इसी बिंदु के कारण जो है ना गांधी जी की सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी। 1931 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन जो हुआ, उस अधिवेशन में गो बैक गांधी के नारे लगाए गए, गांधी तुम वापस जाओ, ऐसा करके नारे लगाए गए। और कारण क्या था कि कई युवा और कई जो लोग हैं वो जो ये चाहते थे कि इस समय अगर समझौता हुआ और सारे राजनीतिक आंदोलनकारियों को क्या किया गया, बाहर किया गया, तो आप वहां पर क्यों दबाव से बात नहीं कर सके कि भगत सिंह को भी बाहर निकाला जाए। क्योंकि भगत सिंह का एक अलग हुजूम चल रहा था ना, एक अलग लहर चल रही थी उस दौरान पे, क्रांतिकारी विचारधाराओं में नौजवान सभा का एक ऐसा लड़का जो इस समय लीडर बनते हुए, अब असेंबली में बम फेंकना कोई बड़ी बात नहीं थी ना, सॉरी कोई छोटी बात नहीं थी, है ना, क्योंकि वहां पे सारी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए जाकर अंग्रेजों के कान में ये आवाज देना कि भारतीय कर भी क्या सकते हैं, उसको देखो तुम, है ना। तो असेंबली में बम फेंका था उसने, भगत सिंह ने, और उसी के बाद वो गिरफ्तार हुआ, है ना, भगत सिंह। तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव, तीनों की फांसी नहीं रुकी उसके बाद। जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, इधर भगत सिंह को क्या दी गई, फांसी दी गई मार्च में, है ना। तो इसीलिए आलोचना होती है इस बात पे, ये एक वर्ड जुड़ गया ना यहाँ पे, हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त। ठीक है, दबाव डाल दिया होगा इरविन ने कि नहीं, ऐसे जो लोग जो वायलेंट थे, है ना, वायलेंट एक्टिविटी में थे या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में थे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी जी ने एक शब्द नहीं कहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे राजनीतिक बंदी या ऐसे राजनीतिक आंदोलनकारी जो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे या हिंसात्मक आंदोलन में शामिल नहीं थे, ऐसे लोगों को ही रिहा किया जाएगा। ठीक है, और भगत सिंह की फांसी नहीं रुकी। अगर चाहते गांधी जी तो यहाँ पे भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। ठीक, इसीलिए गांधी जी की सबसे ज्यादा आलोचना होती है कि आपने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई यहाँ पर। ठीक, अगला क्या, कांग्रेस इस शर्त पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया कि इस समय पूर्णतः जो बात होगी संवैधानिक विकास की होगी, उत्तरदायी शासन की होगी और संवैधानिक मुद्दों पर होगी। इसके अलावा सांप्रदायिकता और अन्य चीजों पे जिसपे देश का विभाजन या सांप्रदायिक रूप से वैमनस्यता का भाव होगा, ऐसे किसी भी विषय पर बात करने कांग्रेस वहां पर नहीं जाएगी। ये पहले से तय किया था उसने कि हम बात करेंगे तो केवल और केवल संवैधानिक विकास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संवैधानिक विकास की बात करेंगे। इस पर बात हुआ यहाँ पर। ठीक, अब समझौते के अस्वीकृत बिंदु जिसपे, है ना, अस्वीकृति हुई, सबसे पहला क्या कि पुलिस जातियों की जांच कराई जाए, कि पुलिस ने जितने भी जैसे लाठीचार्ज किया, जैसे कहीं पे दमन किया, ऐसे सारे जो मामले थे, तो उन मामलों की आप जांच कराएं, तो उसपे सहमति नहीं बनी। भगत सिंह तथा उनके साथी क्रांतिकारियों की फांसी की सजा माफ कर दिया जाए, इस बात पे ठीक से मुद्दा ही नहीं उठ पाया, दबाव ही नहीं डाल पाए इस बात पे, भगत सिंह की फांसी ही नहीं रोकी गई। ठीक, इसको चर्चा क्या नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ। लोग चाहते थे कि यहाँ पर भगत सिंह की फांसी रोकी जाए, है ना, उनके साथ जो अन्य क्रांतिकारी जो हैं, राम प्रसाद बिस्मिल है, सुखदेव है ना, ऐसे लोगों की फांसी रोकी जाए, तो उस पर क्या नहीं हुआ, सार्थकता हमको नहीं मिली। हमको क्या नहीं मिला, उसके लिए बल नहीं मिला। ठीक है, नहीं तो गांधी और इरविन के बीच जब ये समझौता हो रहा था, तो इस अगर मिल जाता, तो अगर ये एक कुछ इतिहासकार ने इसमें अलग अलग अपना व्यू देते हैं, उस व्यू को बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलर मेरा व्यू नहीं है, ध्यान में रखना।
कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि गांधी जी इस समय पर भगत सिंह के बढ़ते हुए कद के को देख कर क्या थे, आशंकित थे, है ना, बढ़ते हुए कद को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा मुद्दा क्या, अगर गांधी जी अगर उसको रिहा करवा लेते भगत सिंह को, तो हो सकता है कि क्रांतिकारी विचारधाराओं का एक बड़ा युवाओं का समूह किसके तरफ चला जाता, भगत सिंह की तरफ चला जाता। और मैं जो अहिंसा का जो उद्देश्य लेकर, जो लक्ष्य लेकर जो चल रहा हूं आंदोलन का, वो क्या हो सकता था, धराशायी हो सकता है। ठीक है, ऐसा गांधी की सोच में है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि गांधी अगर इस तरीके की सोच रहे हैं या इस तरीके की धारणा है, तो हो सकता है वो गलत भी होता। भगत सिंह को रिहा करा के आप प्रॉपर तरीके से, यह कहना चाहिए कि उसको अपने आंदोलन में अहिंसात्मक रूप से शामिल करते, तो भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो है ना, वो गांधी के आंदोलन में शामिल होता, अगर भगत सिंह होता। क्योंकि भगत सिंह की एक लहर अलग चल रही थी, चंद्रशेखर आजाद की लहर अलग चल रही थी। इन क्रांतिकारी विचारधाराओं वाले जो ये लोग थे, ये जो क्रांतिकारी थे, इनके एक कहना चाहिए कि एक जो वर्ग था, युवा वर्ग, जिसके खून में जो उबाल था, है ना, कहते हैं कि ना, जिस युवक का खून ना खौले, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी। सीधा तो ऐसे जो विचारधारा जो बह रही थी ना, वो विचारधाराओं पे क्या लग गया, अंकुश लग गया। सीधी बात है ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ इस बात को, है ना, कि जिस युवक का खून ना खौले, खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सीधा तो यहाँ पे कैसी क्रांतिकारी विचारधारा को दबाने का प्रयास हो गया, ऐसा मानते हैं लोग। इसीलिए गांधी जी की पूरी भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा आलोचना यहीं पे किया जाता है। यहीं पे पहला एक राजनीतिक भूल जो मानते हैं लोग, कहा कि जहाँ पे धर्म में राजनीति का प्रयोग कर दिया खिलाफत आंदोलन में, और दूसरी गांधी जी की आलोचना यहाँ पे सबसे ज्यादा की जाती है कि आप भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवा सके। ठीक है, और ना गांधी जी का कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं है ना यहीं पे, उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मैंने बहुत प्रयास किया कि भगत सिंह की फांसी रुक जाए, ऐसा सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं आता है गांधी जी का उस विषय में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया था, अहिंसात्मक, है ना, या हिंसात्मक आंदोलनकारी जो छोड़कर बाकी सारे लोगों को रिहा किया जाएगा, एक वर्ड जुड़ गया ना, हिंसात्मक गतिविधि, है ना, फंस गया मामला वहीं पे। इसका प्रतिक्रिया क्या हुई, के.एम. मुंशी ने भारत के संवैधानिक इतिहास में युग प्रवर्तक घटना कहा इस घटना को। इरविन और गांधी के बीच जो समझौता हुआ, उसे क्या कहा है के.एम. मुंशी ने, भारत के संवैधानिक इतिहास में युग परिवर्तक घटना है, मतलब एक रेवोल्यूशनरी चेंज की बात की यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा, एक ऐसा चेंज आएगा, यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई है जिससे भारत में आने वाले संवैधानिक विकास की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल होने वाली है, ऐसी घटना कहता है उसको। कांग्रेस के वामपंथी और युवा नेता इस समझौते से असंतुष्ट थे, और कारण यह है कि भगत सिंह की फांसी नहीं रुकी। सीधी सीधी बात। ठीक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के अनुसार गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया, ऐसा कहते हैं। और जबकि मैंने आपको बताया है कि गांधी जी की ये जो समझौता है, वो सिर्फ उनके उन सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें ये कहा गया है कि पहले संघर्ष करो, कुछ बिंदुओं पर आप या कुछ मांगों पर अगर आपकी स्वीकृति होती तो समझौता करो, और उसके बाद फिर जो बच गए हैं उनके लिए फिर संघर्ष करो, है ना। लेकिन तब तक के लिए भगत सिंह नहीं बचा था, है ना, कि आप समझौते के दौरान पे और आप फिर से क्या कर लेते, उनको बचाने के लिए संघर्ष कर लेते। बचा क्या? नहीं बचा। ठीक है, भगत सिंह और उसके जो क्रांतिकारी जो साथी थे, जिसमें एक नाम आता है जतिन दास, किसका नाम, जतिन दास का, जो आज के डेट में जेल में कॉपी पेन कागज और पढ़ने लिखने की जो स्वतंत्रता है ना, वो उसी के कारण आई। ठीक है, उसने भूख हड़ताल रखा, जेल में बंदियों के सुधार के लिए भी आंदोलन इन लोगों ने चलाया है, जिसमें जतिन का नाम सबसे ज्यादा आता है। किसका नाम आता है? जतिन का। 52 दिन या 51 दिन का उसका समथिंग उसका अनशन है उसने, और उसी में मरा, उसी से उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे लोग थे क्रांतिकारियों में भी, है ना। आप सिर्फ एक लाठी लेकर अहिंसा और सत्य की बात करते हुए देश को जगाने का तो काम जरूर कर रहे थे, लेकिन टॉर्च दिखाने का जो काम है ना, वो क्रांतिकारी कर रहे थे। ठीक है, देश को तब ज्वाला जो है ना भड़की हुई थी, तब युवाओं में भी क्या था, जोश था। और जो बंदूक और दूसरे हथियारों से जो लोग नहीं लड़ सकते थे ना, वो गांधी जी के साथ आकर अहिंसात्मक रूप से उस देश में राष्ट्रीय आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे।
तब भारत को जाकर क्या मिली है, स्वाधीनता मिली है। और स्वाधीनता भी नहीं मिली, देश को क्या हुआ, विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी, ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हुआ तो उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी तैयार हुए, है ना, और संवैधानिक चीजों पर ही चर्चा होगी तभी मैं जाऊंगा, ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो गांधी जी या गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए जब रेडी हुए तो वो किस जहाज से गए, राजपुताना जहाज। राजपुताना जहाज से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए। किससे गए थे, राजपुताना जहाज से। किसी एक एग्जाम में पूछा था कि गांधी जी लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस जहाज में गए थे, उस जहाज का नाम। ठीक है, तो कौन सा जहाज था, राजपुताना जहाज। कौन सा जहाज था, राजपुताना जहाज। अंबेडकर गए तो अंबेडकर किससे गए थे, एस मांटेरोसो। अंबेडकर कौन से जहाज से गए थे, एस मांटेरोसो। ठीक है, जहाज का नाम क्या था, एस मांटेरोसो। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ, 7 सितंबर 1930 से लेकर 1 दिसंबर 1931 आएगा। सॉरी यार, ये डेट कैसे गलत हो गया, सॉरी शक्तिमान, 1931 और 1931 आज पूरा सुधारना पड़ेगा। ठीक है, वही सेंट जेम्स पैलेस में लंदन में यह आयोजन फिर हो रहा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक ये क्या हुआ, यह सम्मेलन आयोजित हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कहां पर, लंदन में। इस समय भारत का वायसराय कौन बन गया, लॉर्ड विलिंगटन। कौन बना, लॉर्ड विलिंगटन। इरविन की जगह अब भारत का नया वायसराय नियुक्त हुआ, इसका नाम क्या था, लॉर्ड विलिंगटन था। क्या नाम था, लॉर्ड विलिंगटन। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन, वही रैमजे मैकडोनाल्ड, और सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम था। ठीक है, कौन था, जॉर्ज पंचम। अब इसमें गांधी जी भी हैं, अंबेडकर भी हैं, तो अब क्या आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मोड है। अब प्रतिभागी कौन कौन हुए, इसमें कांग्रेस आ गया। कौन आ गया, कांग्रेस आ गया। ठीक है, 55 राजपुताना जहाज से पहुंचे, है ना, किंग पैलेस में रुके थे। कहाँ रुके थे, किंग पैलेस में। अलग से रुकाया गया गांधी जी को किंग पैलेस में। ठीक है, अलग आदमी है ना ये थोड़ा सा। ठीक है, अब अपने खर्चों पे मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट पहुंचे। कौन कौन, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। प्रश्न बनता है यहाँ पर, और पूछा है एक बार कि अपने खर्च पर, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले 2 लोग कौन थे, तो एक मदन मोहन मालवीय और दूसरा एनी बेसेंट। ठीक, इसके अलावा दलितों की तरफ से अंबेडकर आए। भारतीय महिलाओं में कौन आई, सरोजनी नायडू आई। भारतीय व्यापारी के रूप में कौन आए, जीडी बिड़ला आए। हिंदू महासभा में की तरफ से कौन आए थे, मदन मोहन मालवीय अपने खर्चे पे। ठीक, उदारवादियों की तरफ से कौन आए, तेज बहादुर सप्रू और चिंतामणि जी आए। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन आए, जिन्ना और मोहम्मद इकबाल। जिन्ना और मोहम्मद इकबाल। ठीक है, ये आए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, कौन कौन शामिल हुआ। आगे देखते हैं परिणाम क्या। गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का विरोध किया। ठीक है, और इसी विरोध के कारण क्या हुआ, यह सांप्रदायिक प्रतिरोध के चलते 1 दिसंबर 1931 को यह सम्मेलन समाप्त हो गया। परिणाम क्या हुआ, कोई ठोस निर्णय नहीं निकला, क्योंकि वही तो बचा था। पहले गोलमेज सम्मेलन में हमने तय कर लिया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। दूसरा ये तय कर लिया कि प्रांतों में हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी शासन लाएंगे। तीसरा ये तय हो गया है कि हम जो है ना, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करेंगे, तय हो गया है। अब वही निर्वाचन की मंडल की भूमिका बची हुई है। तो एक तो मुस्लिम लीग कहता है कि निर्वाचन मंडल का विस्तार हो, दलित चाहते हैं कि उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल हो। अब कैसे संतुलित होगा मामला, गांधी जी कहते हैं कि अनुसूचित जाति जो वर्ग है या जो वंचित वर्ग है वो हमारे लिए क्या है, हिंदू समाज का मूल हिस्सा है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी है। जब गांधी जी जब आए ना तो उनको देखने के लिए पूरा लंदन इकट्ठा था कि ऐसा कौन सा आदमी है जो पूरे ब्रिटेन के इतने बड़े अधिकारियों को, या कहना चाहिए पूरे ब्रिटेन की सरकार की नींदें हराम करके रखा हुआ है,
और भारत में उसके आंदोलन इतनी प्रगति पर है कि जो यहां पर चैन से जो है ना अंग्रेज सो नहीं पा रहे। कौन है उनकी दिन रात की चैन लूट कर रखा है? ऐसा कौन सा गांधी जो राजशाही पोशाक में आ रहा होगा? लोगों ने अलग अलग इमेजिनेशन बना लिया था, है ना। ऐसे फोटो तो देखी नहीं थी उसकी कि राजशाही पोशाक में होगा, है ना, बंदूक रखता होगा, मूंछों पे ताव देकर आ रहा होगा, ठीक है। तभी अचानक एक भीड़ में ऐसे भीड़ से निकलता हुआ ना, एकदम काला कलूटा सा, पतला दुबला, जिसके सिर पे 2 बाल हैं, हाथ में डंडा लिए हुए एक आदमी फकीर की तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके पीछे कुछ लोग हैं, और लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा आयोजन है, इतना बड़ा राजशाही यह आयोजन चल रहा है, इस आयोजन में भिखारी क्या कर रहा है? ठीक है, ठीक है। सीधी सीधी बात, मैं सीधा डायरेक्टली बात करता हूँ, इतिहास में जो लिखा है वही, मैं इतिहास में छेड़छाड़ नहीं करता। क्या कर रहा है, सीधा ये बात पूछते हैं, ठीक है। तब पता चलता है लोगों को कि यही महात्मा गांधी। और उसी समय विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक अर्धनग्न भिखारी को हम जो है बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। उनको क्या पता था यही जीना आराम करके रखता है, ठीक है, इसलिए चिढ़ते थे उससे। सामान्य दिखने वाला ये व्यक्ति जो भारत के लिए बापू कहलाता है, राष्ट्रपिता कहलाता है, उसे वो लोग क्या कह रहे थे? अर्धनग्न फकीर कह रहे थे। आज जिसको पूरा विश्व मान रहा है, ठीक है, पूरा विश्व मान रहा है ना आज महात्मा गांधी को, तो उनके ना इसी समर्पण के कारण लोग इस तरीके का कमेंट किए। उस समय का एक बहुत फेमस पत्रकार जिसका नाम था विलियम नॉरिस, उसने अपनी मैगजीन में लिखा था कि एक अर्धनग्न फकीर को सेंट पॉल पैलेस की या सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। क्या बोला था उसने, विलियम नॉरिस ने, कि एक अर्धनग्न फकीर को सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ी चढ़ते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। देखा, ये पूरे लंदन की मैगजीन का अगले दिन का न्यूज था, ठीक है। और लोग दंग थे कि एक ऐसा हार्ड मांस का जो व्यक्ति है वो उसने क्या किया है, अंग्रेजों की नींद हराम करके रखी। इसलिए जब अल्बर्ट आइंस्टीन, जो विश्व के सबसे फेमस वैज्ञानिकों में से नाम, या सबसे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से जिनका नाम आता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो गांधी जी की मृत्यु पर उसने कहा था कि शायद ही आने वाली पीढ़ियों को ऐसा विश्वास होगा कि धरती पर ऐसा हार्ड मांस का कोई व्यक्ति होगा। गांधी जी के लिए इसलिए कहा गया ना। ये गांधी का ऑरा था, ठीक है। सामान्य से दिखने वाला, हो सकता है वहां जाने के बाद तो कोट वगैरह राजशाही अंदाज में आ सकता है, लेकिन आप देखो ना कैसे मिल रहा है वो, ठीक है, इस तरीके से, है ना, इस अंदाज में वो मिल रहे हैं सरोजनी नायडू उनके साथ में। ये महात्मा गांधी, और बाकी लोगों को देखो, है ना, भीड़ का चेहरा नहीं है वो। भीड़ का चेहरा था क्या महात्मा गांधी? नहीं था, ठीक है। ये यहाँ पे महात्मा गांधी की ये इमेज है, ठीक है, आप देख सकते हो, है ना। ध्यान में रखना, अगर किसी आदमी की आलोचना हो रही है ना, या निंदा हो रही है ना, तो ध्यान में रखना कि उस आदमी में कुछ तो खास बात होगी ना, तब उसकी बात हो रही है ना। सीधी बात, तारीफ तो हर किसी की हो जाती है ना, लेकिन अगर किसी आदमी की निंदा आलोचना भी हो रही है ना, तो उसमें बात क्या होती है ना, कि कुछ तो बात में है कि 4 लोग मिलकर उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। और जिस दिन उसकी ना आलोचना और निंदा जो चालू होती है ना, उसी दिन आदमी ना अपने चरम पर पहुंचता है, ठीक है, तभी उसकी तरक्की का रास्ता तय होता है। तारीफों के पुल बांधने से क्या नहीं होता, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, जब तक उसकी निंदा ना हो। निंदा हुई मतलब आदमी में बात है, तब उसकी निंदा हुई है, नहीं तो नहीं, ठीक है, सीधी सीधी बात। इसलिए अपनी तारीफों से ज्यादा ना अपनी निंदा सुनना पसंद करो, सही है। चलो आगे देखते हैं परिणाम क्या हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, वो हम लोग देख लेंगे। कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। गांधी जी की असंतुष्टि क्या थी? गांधी जी जब भारत वापस लौटे तो उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट पे, जो पोर्ट पे उन्होंने अपना बंदरगाह पे, जिस बम्बई बंदरगाह पे उतरे, तो वहां पे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा था कि मेरे हाथों में कांग्रेस ने, मैं खाली हाथ जरूर लौटा हूं, लेकिन मेरे हाथों में कांग्रेस ने जिस ध्वज को पकड़ाया था उस ध्वज को मैंने झुकने नहीं दिया। ये किसका स्टेटमेंट है? गांधी का। सीधा एक स्टेटमेंट कर दिया, और बातें स्वीकार नहीं हुई थी। यहाँ विलिंगटन ने गांधी और इरविन समझौते को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, रद्द कर दिया उसको। और तभी गांधी जी ने क्या किया? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यहीं पे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
ठीक है, उन्होंने क्या कहा था मैं बता दिया कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जिस ध्वज को कांग्रेस ने मुझे सौंपा था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सीधी बात। ठीक है, इस बात को कहता है फ्रैंक मॉरिस में। मैंने पहले बताया कि फ्रैंक मॉरिस ने क्या कहा था कि अर्धनग्न फकीर को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखना का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। थोड़ी देर पहले बताया है ना, डायलॉग के अलग अलग स्टेटमेंट टाइप से आते हैं, जो सरलता से याद होना तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये क्या चीज एक्चुअल में तो इंग्लिश में ही बोलेंगे ना, है ना। भारत आके गांधी जी में हिंदी में बोले, नीचे वाला तो इंग्लिश में ही बोलेगा ना भाई। वहां पे ब्रिटेन में छप रहा है, वहां कौन हिंदी पढ़ता है ना। और इसको इंग्लिश मैगजीन में छापने वाले लोग इंग्लिश में छापेंगे, हिंदी में छापने वाले लोग हिंदी में छापेंगे। गांधी जी आके बोले हिंदी में। उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मेरे हाथों में जो ध्वज दिया गया था उस ध्वज को मैंने झुकने नहीं दिया, उसके सम्मान के साथ मैंने समझौता नहीं किया। ये गांधी जी का ओरिजिनल स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ में आया है ना। और गांधी जी इंग्लिश अच्छा बोलते थे, मालूम है ना। हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब रेमजे मैकडोनाल्ड ने इसके बाद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी, है ना, सन 1932 में, है ना। अब यहाँ जैसे 1931 में यहाँ सॉरी 32 में 31 दिसंबर 1931 में यह खत्म हुआ क्या सम्मेलन। गांधी जी लौट के आए जनवरी 1932 में, और जैसे ही 1932 में इन्होंने कदम रखा है भारत पर, उसके बाद द्वितीय सविनय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की फिर से घोषणा कर दी। तत्काल गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके पूना की यरवड़ा जेल में डाल दिया गया। और इसी बीच 1932 में क्या आया, अपना कम्युनल अवार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, अब इस सांप्रदायिक पंचायत में क्या था, सन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक निर्वाचन पे कोई सहमति नहीं बनी, है ना, कोई उस पर चर्चा ही नहीं हुआ। अंबेडकर और गांधी के बीच में जो तीखी बहस हो गई ना, नहीं भाई साहब नहीं होगा मतलब नहीं होगा वाला। ठीक है, हम कह दिए तो कह दिए, ऐसा। गांधी जी तो एकदम हटी है ना, मैं बोल दिया तो बोल दिया, नहीं हटी, है ना। गांधी जी का वो स्टेटमेंट मेरे को आज भी याद है कि अगर भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर से होगा। ठीक है, गांधी जी जिंदा थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक निर्वाचन पर कोई भी सहमति नहीं बनी। ठीक, परिणाम क्या हुआ, रेमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति लोथियम समिति का गठन किया और इसी के आधार पर उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा भी कर दी थी। ठीक है, तो मताधिकार के लिए लोथियम समिति बनी, ध्यान में रखना। ब्रिटेन में रेमजे मैकडोनाल्ड ने मताधिकार के विस्तार के लिए मताधिकार के लिए भारतीय मताधिकार समिति का गठन किया। उस समिति का नाम क्या था, लोथियम समिति। क्या नाम था, लोथियम समिति। ठीक, अब 16 अगस्त सन 1932 को इसी के आधार पर क्या घोषणा हो गई, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो गई। इस सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड में यह कहा गया कि दलित वर्ग को, है ना, दलित वर्ग को, मुस्लिमों को, महिलाओं को, सिख को, आंग्ल भारतीयों को ईसाई की तरह क्या दिया जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का या पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया जाए। ठीक है, किसको, दलितों को, मुस्लिमों, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, है ना, इन सब की तरह पृथक निर्वाचन का क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। दलितों को भी किस में डाल दिया गया, सेपरेट, अलग से बांटने की इनकी राजनीति फिर से कायम थी। इनकी बांटने की तो राजनीति थी ये। अब गांधी जी नाराज हो गए इसी बात पे। जैसे ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, गांधी जी ने यरवड़ा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। इसकी चिंता गांधी के मतलब अंग्रेजों को नहीं है। ठीक है, चिंता किसको हो गई, गांधीवादी नेताओं को हो गई। गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है, और आमरण अनशन को अगर उन्होंने नहीं त्यागा तो हो सकता है कि गांधी जी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा सीधा, क्योंकि छोड़ने वालों में से तो है नहीं गांधी जी कि जब तक मेरी बातें स्वीकार नहीं की जाएंगी तब तक मैं तो नहीं रुकूंगा, ऐसा वाला, ऐसा हट गांधी जी का। ठीक है, वाकई में जो बाल हट बोलते हैं ना, बच्चों का जिद, बच्चों की जिद, तो ऐसा जिद था गांधी जी में हर चीज की। उनके आंदोलन में देखता ही हूं, है ना, कहीं भी आप कुछ चीज को पढ़ लो, मैं नहीं मानूंगा मतलब नहीं मानूंगा। ठीक है, नहीं बोल दिया ना, नहीं मतलब नहीं, ऐसा वाला। ठीक है, तो अब गांधी जी के यहाँ पे कहाँ है, यरवड़ा जेल में 20 सितंबर 1932 यरवड़ा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन प्रारंभ। ठीक है,
यह अछूतों को हमेशा अछूत रखेगा, ऐसा कहते हैं। गांधी जी ने स्टेटमेंट क्या दिया कि यह अछूतों को अछूत ही रखेगा। कहने का मतलब यह था कि जो वंचित वर्ग है वो हमेशा वंचित ही रह जाएगा। हालांकि गांधी जी के और फिलॉसफी में कभी भी किसको हटाने का नहीं था, वर्ण व्यवस्था को हटाने का नहीं था, जबकि विनायक दामोदर सावरकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ये कहते थे कि वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, पूर्णतः समाप्त। और हालांकि अगर ये पॉसिबल हो पाता ना तो वाकई में वर्ण व्यवस्था और ये वर्ग की जो लड़ाई थी ना वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती, जाति व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। ठीक है, लेकिन पॉसिबल भी कैसे होगा वो भी समझ से परे है, लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई है ये, है ना, अचानक तो हट नहीं सकती। तो यहाँ पर अछूतों का हमेशा क्या रखेगा, अछूत रखेगा। इसी के लिए यहाँ पर 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूना समझौता के नाम से जानते हैं। अब गांधी जी को कुछ ना हो जाए इसलिए सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पटेल और ऐसे कई गांधीवादी नेता, है ना, जिसमें खासकर नाम जिसका आता है अपना राजेंद्र प्रसाद जी का, इन्हीं के विशेष प्रयासों से हम जो है किससे हम समझौता देखने की बात करते हैं, अम्बेडकर को मनाने का प्रयास किसने किया, इन लोगों ने किया। अम्बेडकर को मनाया इन्होंने कि आप जो है गांधी की कुछ बातों को आप स्वीकार कीजिए, आपकी कुछ बातों को हम स्वीकार करेंगे, आप दोनों के बीच में लेकिन अब समन्वय जरूरी है। गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, विषय को समझिए, ऐसा बहुत प्रयास हुआ और अंततः 13 लोगों ने इस समझौते पर साइन किया। गांधी और अंबेडकर के मध्य हुए समझौते को हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। 13 लोगों ने इस पर साइन किया और 13 लोगों में से गांधी की तरफ से साइन करने वाले व्यक्ति जो थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। प्रश्न एक पूछा था कि पूना समझौता में या गांधी अंबेडकर पैक्ट में गांधी की तरफ से सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति कौन थे? गांधी की तरफ से सिग्नेचर करने वाले या उनके बिहाफ में सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं कि जब यह जो दस्तावेज है या यह समझौता जब साइन किया गया अंबेडकर के द्वारा, तो अंबेडकर ने जिस पेन से उस समझौते को साइन किया था, तो उस दौरान श्री राजगोपालाचारी ने कहा था कि यह जो है एक स्वर्णिम पल है, आज यह एक नए युग की शुरुआत करेगा, यह एक नए अध्याय का शुरुआत करेगा, इसीलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए मैं आपका वो पेन चाहता हूं, बोला। और उस पेन को हमेशा उन्होंने सजा कर रखा अपने पास में, उस पेन को मांगा जिस पेन से अंबेडकर ने क्या किया था, क्या कहते हैं, साइन किया। उस पेन को किसने मांगा? श्री राजगोपालाचारी ने मांगा, ताकि मैं किसे धरोहर की तरह क्या रखूं, संभाल कर रख सकूं, जो आज एक क्या है, एक हिंदू समाज को तोड़ने से बचाने वाला दिन बन रहा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पक्का? आगे बढ़े अपन लोग। चलो, पूना समझौता हुआ, तो पूना समझौता की कुछ कुछ खास बातें मैं आपको हल्का सा डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे एक बार डिफाइन कर लेते हैं। 20 सितंबर 1932 को पूना की यरवड़ा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन प्रारंभ हुआ। ठीक, मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद का सहयोग मिला और अंबेडकर से इन्होंने क्या की, मुलाकात की, और उसी में उनको अंबेडकर को समझाया गया कि गांधी जी के साथ में क्या होना चाहिए, आपको एक समन्वय बैठाना चाहिए, एक समझौता जरूर होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? 26 सितंबर को डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य क्या हो गया? पूना समझौता हुआ। ठीक है, क्या हुआ? पूना समझौता। क्लियर है यहां तक? है ना? आगे क्या हुआ, ध्यान दे दो थोड़ा सा। यहां पर प्रमुख बिंदु क्या थे इस पूना समझौता में? पूना समझौता में सबसे पहला क्या, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया, उसको अस्वीकार कर दिया गया। जो सांप्रदायिक पंचायत में आया कि हम क्या नहीं चाहेंगे कि जो सांप्रदायिक जो पंचायत की जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई है उसमें दलित अलग रहेंगे, दलितों के लिए बाहर की व्यवस्था बनाई गई। ठीक, कैसी व्यवस्था? केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के लिए निर्धारित सामान्य स्थानों का 18% किसके लिए डिक्लेयर किया गया? दलितों के लिए। किसके लिए? दलितों के लिए।
है ना, जो जितनी भी सीटें होंगी सामान्य की, वहां का 18% किसको मिलेगा, दलितों को मिलेगा, उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 147 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 147। ठीक है, 147 सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई थी प्रांतों में, दलितों के लिए। ठीक है ना, जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग थे उनके लिए 147 यहाँ पर की सीट क्या कर दी गई, अलॉट कर दी गई। ठीक है, रिजर्व कर दी गई। ठीक, अब कथन क्या क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार इस समय कहा गया, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो, आमरण अनशन के समय। ठीक है, ठीक, समझ में आया। यहां पर क्या हुआ, या तो छुआछूत को जड़ से समाप्त करो या मुझे अपने बीच से हटा दो। किसका स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी का। ठीक है, यहां स्वर्ण हिंदुओं के पापों का प्रकृति प्रदत्त दंड है, जो दलितों के साथ हुआ, जो यह वंचित वर्ग जो था, उस वंचित वर्ग के लिए यहां पर क्या कहा गया कि जो स्वर्ण हिंदुओं के जो किए हुए पाप है ना, उसी पापों का दंड आज हमको मिल रहा है। सीधा एक लाइन पे गांधी जी ने इस स्टेटमेंट को दिया था। और इसीलिए जब यह पूना समझौता हुआ और पूना पैक्ट जब हुआ, उसके बाद गांधी जी ने शुद्धि उपवास रखा 21 दिन का, है ना, और उसके बाद अपने स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग करके 1934 में वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं और उसके बाद स्वयं को हरिजन उत्थान यात्रा से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, हरिजन उत्थान यात्रा, सीधे तौर। ठीक है, किसे जोड़ दिया, हरिजन उत्थान यात्रा। गांधी जी पर हरिजन उत्थान यात्रा को लेकर अटैक भी हुआ है। पूना में उनकी कार पर बम फेंका गया था। 25 मई 1934 के आसपास की बात है, हाँ यही डेट है, 25 मई सन 1934। उस समय गांधी जी के कार पर बम फेंका गया। ठीक है, एक तरीके का पेट्रोल बम नहीं रहता है, उस तरीके का बम फेंका गया उनकी कार की तरफ। गांधी जी बाल बाल बचे, हालांकि गांधी जी के सिर पे बाल नहीं था, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन बाल बाल बचे हो। ठीक है, ये हुआ, ये इस तरीके की घटनाएं घटित हुई। ठीक, अब यहाँ पे अंबेडकर के अनुसार क्या कहा गया, अछूत जाति प्रथा, अछूत जो है या अछूत जो वर्ग है वो जाति प्रथा की ही क्या है, देन है। जब तक जाति प्रथा कायम रहेगी अछूत बने रहेंगे। जाति प्रथा का समाप्त किए बिना अछूतो उद्धार संभव नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, अंबेडकर का स्टेटमेंट है। यहाँ पे ना दो चिंतकों की ना विचारधारा है। गांधी जी का ना लोकतांत्रिक राजनीतिक चिंतन है और जो अंबेडकर है इनका जो चिंतन है वो लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। एक राजनीतिक चिंतन में बात करता है और एक दूसरा किस पे बात करता है, समाजवादी चिंतन में बात करता है। मेरा एक जेआरएफ का एग्जाम था दिल्ली में, उस जेआरएफ के एग्जाम में ना यही ऐसा एक प्रश्न आया था कि तुलना, उनकी आलोचनात्मक उनका उल्लेख करना था, गांधी जी की लोकतंत्रीय राजनीतिक चिंतन और अंबेडकर की लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन, इस पर एक आलोचनात्मक विवरण लिखना था। उस प्रश्न को मैंने सॉल्व किया था और इन्हीं विचारधाराओं को डाला था फिर उसमें। तो स्टेटमेंट यहाँ पे इस तरीके से काम आता है। ठीक, तो अछूत जाति प्रथा की ही देन है। जब तक जाति प्रथा कायम रहेगी अछूत बने रहेंगे। जाति प्रथा को समाप्त किए बिना अछूतो उद्धार असंभव है। ठीक है, ये किसका कथन हो गया, अंबेडकर का। वर्णाश्रम की अपनी जो भी खामियां हो इसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन छुआछूत पाप है। छुआछूत जाति प्रथा के कारण नहीं बल्कि उच्च और निम्न कृत्रिम बंटवारे का प्रतिफल है। सही बात है, इसमें कोई भी तोहमत नहीं है या तो कोई भी हम ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे या कोई भी ऐसा वर्ग नहीं देख सकते जहां पर ऊंचा और नीचे का क्या नहीं है, भेदभाव नहीं। ये लंबे समय तक कायम रहा। पूरे विश्व में ये बात को हम रख सकते हैं। अमेरिका कितने लंबे समय तक काले और गोरे को लेकर नस्ल भेद की नीति चलाता रहा। दक्षिण अफ्रीका कितना दंश झेला है। और वो तो अच्छा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े आंदोलन के क्या रहे, प्रवर्तक रहे, है ना, जिसको नेल्सन मंडेला, जिसके कारण आप गांधी जी को अपना गुरु मानता है। नेल्सन मंडेला और गांधी जी कभी मुलाकात नहीं कर पाए, है ना। जब नेल्सन मंडेला और गांधी की मुलाकात होनी थी ना, उससे पहले गांधी जी की मृत्यु हो गई ना।
नेल्सन मंडेला उसके बाद वहां पे लड़ाई लड़ना है। तो नेल्सन मंडेला को ना दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, इसीलिए, है ना। इसीलिए आज भी जो काले लोग हैं दक्षिण अफ्रीका के, वो गांधी जी को अपने भगवान की तरह मानते हैं। एक बार की अच्छी ना वैश्विक चर्चा पे मैं बात बताता हूं। एक वैश्विक व्यापार की और एक बड़ी चर्चा में आज अगर आप वो भी देखिए कि सीधी सीधी बात, मैं करंट अफेयर से भी बात करता हूं और राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करता हूं। आज अगर दक्षिण अफ्रीका का वो समूह G20 का मेंबर बन सका, किसका मेंबर बना? G20 का, ठीक है, बना ना। कौन सा यूनियन बना? जो साउथ अफ्रीका का एक पूरा यूनियन, ठीक है, किसका? G20 का मेंबर बना। तो उसके पीछे कौन था? कौन था? भारत। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो किसकी राजनीति है ना। उसमें क्या रखा गया ध्येयवाक्य इस G20 का? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इसीलिए वो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। तो जब चाइना जब पूरा अपना इंफ्रा कहां लगा रहा था, अपना सेटअप कहां लगा रहा था? अफ्रीका में लगा रहा था, और भारत उसमें वहां जाने के से देर किया, जल्दी नहीं गया भारत वहां पे। और जब भारत वहां पे जब जाने का प्रयास कर रहा है अफ्रीका में, जब उसको वहां के सरकार ने उसको भारत का स्वागत करके वहां इंफ्रा लगाने की अनुमति दी, वहां पे दोनों के बीच में व्यापारिक जो संबंध बने, तो क्या कहा था उस समय वहां के प्रमुख पद के से पे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने? मैं नाम नहीं बताऊंगा ना, उसमें चर्चा नहीं करना है ज्यादा, है ना, क्योंकि इतिहास क्लास है। तो उसने ये कहा था कि हम अगर भारत पहले आता, ठीक है, भारत पहले आता, तो हम क्या नहीं करते, चीन को अफ्रीका में प्रवेश करने भी नहीं देते, क्योंकि चीन और भारत दोनों की मित्रता कैसी है ना, वो आप सब लोग जान रहे हैं, सही है ना। हम चीन को प्रवेश भी करने नहीं देते, भारत हमारे लिए सबसे पहले है, ऐसा कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ में गांधी जी को लेकर इतने बड़े संवाद के साथ में बात करता है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करता है, और कारण सिर्फ कि गांधी जुड़ा था उनसे। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कृत्रिम बंटवारे का प्रतिफल है, तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तरीके से जो वर्ण व्यवस्था बांट दी गई जातियों में, तो उसी का परिणाम था कि अछूतों को इतना झेलना पड़ा। नहीं तो मेरे को ख्याल से अगर ऐसा नहीं होता ना, जो पुरातन जो परंपरा, जो संस्कृति चली आ रही थी, उस संस्कृतियों में जो ऊंचे और नीचे का जो कृत्रिम जो बंटवारा जो किया गया, वो अगर नहीं होता ना वाकई में, तो अंबेडकर की भी आवश्यकता नहीं थी देश में, है ना। वाकई में नहीं होती, ना कोई अंबेडकर आता और इस तरीके की लड़ाई लड़ता, ठीक है। लेकिन उसी पाप के कारण इस तरीके के लोगों ने अपना सारा जीवन निछावर किया इस सारी लड़ाइयों में, ठीक है। गांधी ने भी उसकी लड़ाई लड़ी है, लेकिन गांधी के विचारधाराओं में भारतीय समाज कुछ अलग है, ठीक है, जो किससे मेल नहीं खाती है? अंबेडकर से मेल नहीं खाती थी, इसीलिए समझौता, ठीक है। समझौता तो उन्हीं के बीच में होते ना जिनके विचार क्या हैं, अलग हैं। समान विचारधाराओं में समझौता होता है क्या? नहीं होता है। तो गांधी की विचारधारा अलग थी और अंबेडकर की विचारधारा अलग थी। गांधी के सोच में राजनीतिक चिंतन था और आर्थिक चिंतन था, तो अंबेडकर के उसमें विचार में समाजवादी चिंतन था। तो इसीलिए ये हम देखते हैं, और उसी को आज कई लोग जो है ना, अंबेडकर के जो सकारात्मक जो पहलू हैं, जो सकारात्मक जो चिंतन है ना, उसको लोगों ने भटका दिया है, ठीक है। आज हम उनको अम्बेडकरवादी, अम्बेडकराइज्ड, अम्बेडकरिस्ट मूवमेंट वाले ऐसा टाइटल दे रहे हैं। वो सिर्फ कुछ लोगों का क्या हुआ, बिगाड़ा हुआ स्वरूप है। अम्बेडकर ने उस तरीके का तो कभी भी बात नहीं की, जबकि अम्बेडकर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल लाने का काम किया था, ठीक है। हालांकि उसका समर्थन पूरा नहीं मिल पाया, और उसी से वो फिर कहना चाहिए कि उनका मन खराब हुआ, और उसके बाद वो बौद्ध धर्म को जाकर ग्रहण करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म भी क्या है? बौद्ध धर्म भी क्या है? वो वैदिक धर्म से टूटा हुआ ही घटक है, और उसकी आलोचना बौद्ध धर्म भी नहीं करता, हिंदू धर्म की करता है क्या? नहीं किया, कहीं पे भी आप देखोगे क्या? नहीं हुआ, ठीक है। जबकि हिंदू व्यवस्था में सुधार की पहली मांग रखने वाले व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर थे। बस समर्थन नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि राजनीति तो यही है। महात्मा गांधी और दलित उत्थान, जिसको हम लोग हरिजन उत्थान के नाम से भी जानते हैं, तो 31 सितंबर 1932 को अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, ठीक है। और इन्होंने इनके उत्थान के लिए एक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था हरिजन, क्या नाम था? हरिजन।
ठीक है। तो हरिजन उत्थान से स्वयं को इन्होंने जोड़ा। इस समय इसके अध्यक्ष, जो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन बने? जीडी बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, जो प्रसिद्ध भारतीय व्यापारी है। कौन? घनश्याम दास बिड़ला। इस समय एक पत्रिका निकाली गई सन 1933 में, हरिजन पत्रिका, और हरिजन यात्रा नवंबर 1933 से अगस्त 1934 तक उन्होंने प्रारंभ किया। और इसी बीच में गांधी जी को दुर्भावनाएं भी झेलनी पड़ी, है ना। एक वर्ग एकदम खिलाफ था, जो सवर्ण हिंदुओं ब्राह्मणों का जो वर्ग था ना, वो गांधी के खिलाफ भी हो गया था यहाँ पर हरिजन उत्थान पे। उनके साथ जो किए गए जो पाप थे ना, उस पाप को धोने के लिए गांधी जी ने शुद्धि उपवास रखा। क्या रखा? शुद्धि उपवास, इसी बीच में। और गांधी जी ने ना इसी आधुनिकता के दौर में जब ये पहल उठी कि ये हरिजन शब्द प्रयोग करे, हरि के जन है ना, ये जो शब्द आया, तो कैसे आया वो? गांधी जी ने अपील की इसी हरिजन इसी अपनी पत्रिका में, अपने एक लेख में, है ना, जब ये पत्रिका निकालनी थी, नाम क्या रखना चाहिए, समाज को क्या कहना चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई शब्द है क्या इनके लिए कि जो इनके लिए प्रयोग किया जा सके, है ना। ये अछूत या दलित जो शब्द है उनको भाता नहीं था। तब उस समय ना आधुनिक भक्ति आंदोलन के एक बड़े प्रवर्तक निकले गुजरात में, उनका नाम था नरसिंह मेहता। क्या नाम था? नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता ने उस समय कहा था कि यह वैष्णव के जन है या विष्णु के जन है, तो वहीं से हरिजन वर्ड आया। तो इसीलिए गांधी जी का वो प्रिय भजन आप लोग को याद होगा, वैष्णव जन तेनो कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। ठीक है, ये गांधी जी के सबसे प्रिय भजनों में से एक भजन था। ठीक है, और उसी भजन से वो वैष्णव जन निकाला, उससे क्या बनाया? हरिजन। ठीक है, ये शब्द ऐसे आया। और इसीलिए कुछ जो लोग हैं ना, वो हरि के जन हैं, तो हम क्या हैं? ये वाला क्लैश चालू हुआ। अगर वो हरि के जन हो गए तो हम क्या हैं? तो गांधी जी ने कहा तो हम भी हरिजन, है ना। अब लेकिन इन लोगों को तकलीफ ये था कि उस वर्ग को हरिजन नाम दे दिया है। ऐसे भी तकलीफ और वैसे भी तकलीफ, है ना। अब ये किसका है? अंबेडकर ने जो कहा ना कि ऊंचे और नीचे का जो कृत्रिम बंटवारा जो हुआ ना, उसी का परिणाम था कि जैसी सोच मानसिकता डेवलप्ड हुई। ठीक है, और वो होता। ठीक है, आगे भी हम आज भी देखोगे कई जगहों पर, साउथ के तमिलनाडु वगैरह ऐसे कुछ क्षेत्रों में आज भी जाति प्रथा और इस तरीके का ऊंच और नीच का जो भेदभाव है ना, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ना। कई कई क्षेत्रों में तो महाराष्ट्र में जाओगे ना, तो वहां पे ना ब्राह्मण वर्ग एक ना उत्कृष्ट ब्राह्मण, है ना, एक निम्न ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों में भी कैटेगरी उन लोग बना के रखे हैं। अरे भाई, वर्ण व्यवस्था आपको इसलिए नहीं दी गई थी कि आप इतना ऊंचे और नीचे का भेदभाव बनाते रहो ना, या इतना आडंबर करते रहो। और इन्हीं आडंबरों की आप अपने आप को अगर ज्ञानी मानते हो ना, तो उपनिषदों को और आरण्यकों को वास्तविक तौर पर पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा जीवन और मृत्यु के बीच में आदमी के वर्ण कहीं नहीं आती। सीधी सीधी सी बात है, सही गलत, है ना। क्या आप जाति देके, कहीं आपको भूख लगी है तो आप जाति देके भोजन करोगे क्या? नहीं। जिंदा रहना है तो खाना खाना है, चाहे वो कहीं सी के हाथ का भी मिले, है ना। सही गलत है। अगर आज भी इतना सब चीज चलता रहता ना, तो हो सकता है एक मोमोज बनाने वाला अगर कौन सी जाति का ना, तो उसकी जाति पूछ के हम मोमोज खाते। तू ब्राह्मण होगा भाई तो हम तेरे से मोमोज खाएंगे, है ना, नहीं तो मत खाओ। सही कि नहीं है ऐसा? तो ये कृत्रिम बंटवारा है एक तरीके से। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ही हुआ। कब हुआ? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इसमें कांग्रेस नहीं गई, मुस्लिम लीग भी नहीं गया, अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये तीनों में शामिल होने वाले लोग थे। ठीक है, तीनों में, है ना। ये तो उदारवादी ना, हाँ, वहां शामिल हुए तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर किससे? दलितों से। ठीक है, ये तीनों में शामिल हुए थे। इस समय एक श्वेत पत्र जारी हुआ, जिसको व्हाइट पेपर बोलते हैं हम लोग, है ना। लॉर्ड लिनलिथगो की समिति बनी इस समय, और भारत शासन अधिनियम आया। और भारत शासन अधिनियम जब आया तो उस समय सैमुअल होर, कौन? सैमुअल होर भारत सचिव थे, और लॉर्ड विलिंगटन, और हाँ, लॉर्ड विलिंगटन इस समय का क्या थे? वाइसरॉय। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा गोलमेज सम्मेलन, और इस बीच में जो गांधी इरविन समझौता हुआ, वो टोटल ये टॉपिक क्या होता है यहाँ पर खत्म होता है ना। होप तो आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक।
ये पूरा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में, है ना। ऐप में प्रॉपर डल रहा है, ठीक है। आप लोग को जितना भी नोट्स आया है वो टॉपिक वाइज आपके ऐप में पूरा डाल दिया गया है। आप उसको एक बार रिवाइज करके देखो भी, इस नोट्स को इस तरीके से पढ़ भी सकते हो। हाँ, ये चीजें आप लोगों का, कुछ लोगों का ये मैसेज आया था कि सर ऐप में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, हम स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं तो फिर वो ऐप बंद हो जाता है। हाँ, तो सारी चीजों को ना रोकने के लिए बनाया गया, तो इतनी मेहनत से सारा चीज बनता है तो फिर उसको तो हम थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। सारा पीडीएफ अलग से आपको और मिलेगा, क्लास खत्म हो जाएगी 2-4 दिन में नेशनल मूवमेंट की कंप्लीट, तो पूरा एक साथ मर्ज होके मिलेगा वो, है ना। क्या होकर मिलेगा? मर्ज होकर। इसीलिए अलग से अभी पीडीएफ नहीं दिया हूँ, ताकि उसका मिस यूज ना हो, और थोड़ी सी किताबें पढ़ना सीखो। पीडीएफ जीवी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? पीडीएफ जीवी नहीं बनना है ना। तो किताबों की सुगंध और जो महक होती है ना, वो सांसों में आती है ना, तब सफलता तक हम पहुंचने में ज्यादा सफल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखो, है ना। तो किताबों की महक ज्यादा अच्छी है पीडीएफ से, उसको थोड़ा सा सीखो पढ़ना। ऑनलाइन माध्यम ठीक ठाक है, हम जहां तक नहीं पहुंच पा रहे वहां तक के लिए ठीक है, जो बहुत ज्यादा व्यस्त है। लेकिन जब तक ऑफलाइन पूरी माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं ना, जो सजगता से पढ़ाई करते हैं ना, तो भाव समझ में आता है। क्या समझ में आता है? भाव। तो आप और मैं जुड़ते हैं यहाँ पे ना, बातचीत करते रहते हैं ना। हम लोग का प्रयास इस तरीके से रिकॉर्ड करने का सिर्फ इसलिए है, जो क्लास का नेचर है ना वो बना रहे। आप और मैं, हम जो संवाद करते हैं ना, वो संवाद बना रहे, भावनाएं समझ में आती है, किसी विषय को समझ में आता है। अब मान लीजिए मैं गांधी जी के विषय में कुछ बातें बोल रहा हूँ, उतनी क्लिप को काट के अलग कर रहे हैं, और बाकी जो ओरिजिनल बात थी वो क्लास में ऑफलाइन में बातचीत हुई थी। ठीक है, होता है ना ऐसा, है ना। बीच में हम बड़े प्लेटफॉर्म में भी इस तरीके से देखे, न्यूज चैनल में आके उस चीज की पूरी व्याख्या देनी पड़ी, इतना तक बात आ गया था, हुआ था, है ना। तो उस चीज को समझो कि भावनाएं समझ में आती, कि हम किस भाव से नेशनल मूवमेंट को पढ़ रहे हैं, किस भाव से हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, वो भावनाएं समझ में आती है। जितनी अच्छे से उसको समझेंगे ना, उतना अच्छे से हमको किताबें याद होती है ना, किताबों की पंक्तियां याद होती है। तो एक किताब को हम लगातार जब पढ़ते रहेंगे ना, तो उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो क्लास में आता है ना, वहीं पे नोट डाउन हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक किताब को अच्छे से पढ़ लेना है, 10-15 जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ मतलब नहीं होता है ना। 100 किताबों से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ो। सही है। चलो, तो कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कल एक बार फिर पूछ लेना, है ना। उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास अब देखते हैं कल। ठीक है।